हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। जीवन के सारे भसड़ मेरे ही जीवन में क्यों है, बताइए। चलिए, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं फिफ्थ हाउस की। इसके बारे में आपने सुना होगा, पास्ट कर्मास एक तरीके से बात की जाती है कि पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व पुण्य की बात होती है, वो फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। देखिए, आपका जो फिफ्थ हाउस है कि नहीं, वहाँ कारक जो हैं उस चीज़ के, वो तो हमेशा बृहस्पति होंगे, क्योंकि धर्म का हाउस है वो, है ना। जो ओरिजिनल जो वो हाउस है, अगर आप बात करते हैं कालपुरुषी कुंडली में, तो फिफ्थ साइन यानी कि लियो यानी सिंह राशि का है, यानी कि सूर्य का वो अपना घर है एक तरीके से कालपुरुषी कुंडली में आप कह सकते हैं। बृहस्पति उसके सिग्निफिकेटर हो गए, तो धर्म के कारक हैं। अब इसका क्या योगदान है, फिफ्थ हाउस आपकी कुंडली में क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो इतना तो बेसिक आप जानते हैं कि वो एक त्रिकोण का घर है, बहुत ही शुभ घर माना जाता है। नाइन्थ हाउस के बाद नाइन्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और इवन फर्स्ट हाउस को भी ट्रायंगल में काउंट करते हैं, तो फर्स्ट हाउस आपका केंद्र का भी घर है। तो फिफ्थ हाउस आपका एक ट्रायंगल है, धर्म त्रिकोण आप कह लीजिए। धर्म वहाँ से आप देखते हैं, अपने इष्ट देव को भी आप वहाँ से देखते हैं। और जनरल नॉलेज की बात करें तो आप उसमें चिल्ड्रन की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है, आपकी प्रेम का भी घर वो माना जाता है, और पूर्व जन्म का तो है ही। उसके साथ ही साथ देखिए, जैसे हम बच्चे की बात करते हैं, चिल्ड्रन की बात करते हैं फिफ्थ हाउस से, तो यानी कि उत्पत्ति की बात हो रही है, न्यू क्रिएशन, तो क्रिएटिविटी का भी वो हाउस है कि नहीं। वहाँ कहीं ना कहीं आप अपना शेयर मार्केट में का भी हिसाब किताब देखते हैं कि वहाँ से पैसा कैसे बनेगा, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो लॉटरी सट्टे की भी बात फिफ्थ हाउस से होती है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं कि फिफ्थ हाउस ले दे के सिर्फ चिल्ड्रन एजुकेशन का ही नहीं है, आपके क्रिएटिविटी, आपका सोचने का तरीका, इवन इंट्यूशन। और समझिए कि इंट्यूशन क्यों देख कह सकते हैं फिफ्थ हाउस से, क्योंकि देखिए पूर्व जन्म की बात हो रही है। पूर्व जन्म की जैसे बात हो रही है ना, यू आर कैरिंग ए लॉट ऑफ मेमोरीज। तो जब भी इंट्यूशन कब आता है, तब आता है जब आपके पास उस चीज़ से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस हो। अभी आपको पता नहीं है कि आपने उस चीज़ को पहले जीवन में एक्सपीरियंस किया नहीं किया, लेकिन आपका जो सोल है, जो ट्रैवल करके आ रहा है, उसको तो सब पता है। तो वही आपको एक इंट्यूशन देता है किसी भी चीज़ के होने से पहले के आभास को आप इंट्यूशन कह सकते हैं। इसलिए फिफ्थ हाउस से आप वो भी देखते हैं, क्योंकि मेमोरी है ना वो। चलिए, आपको तो पता नहीं, लेकिन एक कॉर्ड अटैच है, मेमोरी अटैच है, जो आपको कहीं ना कहीं बताती रहती है कि ऐसा करो, ये ना करो, ऐसा करो तो ये हो जाएगा। वो इंट्यूशन है, एक आभास चीज़ों के होने से पहले की जो संभावना है वो आपको बताती है। तो फिफ्थ हाउस इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। अब पास्ट कर्मा की जब बात आती है, देखिए संचित कर्मा है आपके, बहुत सारे इकट्ठे हैं, उसमें से कुछ प्रारब्ध आपको इस जन्म में काटने को मिला हुआ है। आप हमेशा लोगों से सुनते होंगे, वो बोलते हैं अरे ये तो बहुत पूजा पाठ करते, फिर भी इनके जीवन में बहुत सारे ऐसे महापुरुष आप देखेंगे जिन्होंने जो धर्म के प्रति समर्पित हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे रास्ते पे चलते हैं, धर्म कर्म करते हैं, फिर भी उनको शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट उस समय बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो ये इसलिए भी है क्योंकि जब आप मोक्ष की कामना करते हैं, जब आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, तो होता क्या है कि सब कुछ आपको इसी में झेलना पड़ता है, भी मोक्ष मिलेगा ना। बहुत सारा अगर आपका संचित कर्मा बहुत है और प्रारब्ध में आपने बहुत थोड़ा ही काटा है, लेकिन आपको चाहिए मोक्ष, तो कहने का मतलब है कि लोन की तरह है कि आपने लोन ले लिया और 20 साल में आपको उस लोन को भरना है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं आज ही इस लोन को बंद कर दूं, तो क्या बोलेंगे वो, फोरक्लोज करो, यानी कि सारा पैसा अभी जमा करो और अपना लोन बंद करवा लो। तो सिर्फ बिल्कुल ये ऐसा ही है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए, लेकिन आपका संचित कर्म बहुत ज़्यादा है जो आपको काटना है, लेकिन आप उसको प्रारब्ध के रूप में हम कुछ जन्मों में नहीं काटना चाहते, अभी ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको सब जितने भी कष्ट हैं जो आपको होने हैं वो इसी जन्म में आपको काटना पड़ेगा। इस करके ज़्यादा कष्ट आपको देखने को उस समय मिलेगा। लेकिन हाँ, ईश्वरीय कृपा होती है, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं, अच्छा करते हैं, तो भगवान से आपको थोड़ा कुछ ना कुछ तो रिबेट मिलता है, डिस्काउंट। जैसे आप फोरक्लोज कर रहे हैं तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलता है, रिबेट मिलता है, इंटरेस्ट थोड़ा कम भरना पड़ता है, तो वो ईश्वर भी आपको वो रिबेट देते हैं। बहरहाल हम बढ़ते हैं फिफ्थ हाउस के। अब ये हाउस इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तो 3 शुभ घर जो नेचुरल बेनिफिक हाउस माने जाते हैं, फर्स्ट हाउस, नाइन्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, उसमें से एक है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि धर्म त्रिकोण है, बृहस्पति इसके कारक हैं, और जो सूर्य जो है कालपुरुषी कुंडली में इसके लॉर्ड हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शनि जो है या राहु हैं वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि बहुत ही बेनिफिक हाउस है और कहीं ना कहीं शनि सूर्य से मित्रता नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, इनफैक्ट शुक्र भी हो, तो आप बृहस्पति हो, तो एक अच्छा रिजल्ट आपको देंगे कि जो भी प्लैनेट यहाँ बैठेगा एटलीस्ट सप्तम दृष्टि तो उसके 11th हाउस इनकम पे होगी,
यानी कि 11th हाउस आपका उपचय यानी ग्रोथ का हाउस है, वहाँ दृष्टि होगी तो शुभ दृष्टि होगी तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शुभ प्लैनेट होंगे तो उससे रिलेटेड यानी कि आपके अच्छे कर्म है। मान लीजिए कि उस हाउस के लॉर्ड सूर्य हैं और सूर्य ही वहाँ बैठे हैं, तो यानी कहने मतलब सूर्य अपने घर में है तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म तो होंगे जो उसका आपको हेल्प मिलने वाला है। लेकिन मान लीजिए वो सूर्य का घर है और वहाँ शनि बैठे हैं, यानी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। यानी कि शनि यानी कि आपका न्यायाधीश है, तो उनसे रिलेटेड चीज़ों को देखिए। शनि अगर बैठते हैं सूर्य की राशि में तो पहले प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो क्या क्या पेंडिंग आपके कर्मास हो सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं इसको आपको भोगना पड़ेगा। तो सैटर्न से रिलेटेड देखिए। अब शनि रिप्रेजेंट करते हैं आपके धर्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरीके से दंडाधिकारी हैं। न्याय तो हो सकता है आपने किसी के लिए न्याय ना किया हो, किसी को धोखा दिया हो, ये भी संभव है। शनि रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे मजदूर लोग हैं, मेहनती लोग हैं, हो सकता है उनका अपमान आपने लगातार किया हो पूर्व जन्म में। कहने मतलब उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स को देखिए, है ना। मान लीजिए चंद्रमा का घर है, वहाँ राहु बैठे हैं, है कि नहीं। अब चंद्रमा राहु ग्रहण योग बनाते हैं, चंद्रमा से आप माता को देखते हैं, आपने माता का सम्मान नहीं किया, स्त्रियों का सम्मान नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें। उसके एट्रीब्यूट्स को देख के देखिए कि आपके पास कर्मास का रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है। और ये सारी चीज़ें कब इफेक्टिव हो जाएंगे, जब आपकी 5th लॉर्ड की दशा चल जाए, है कि नहीं। पंचम की लॉर्ड की दशा चल गई, लेकिन अब मान लीजिए आपका पंचम का लॉर्ड पंचम में ही है, अस्त भी नहीं है, स्ट्रांग है, उस पर भी शुभ ग्रह है, मित्र की दृष्टि है, और फिर पंचम के लॉर्ड की दशा चल गई है, तो यानी वो आपकी दशा अच्छी होगी। लेकिन मान लीजिए पंचम का लॉर्ड एफ्लिक्टेड है ना, उस पर मित्र की दृष्टि भी नहीं है, अस्त भी है, राहु के साथ भी बैठा, फिर उसकी दशा चलेगी, तो पूर्व जन्म के जितने भी खराब कर्म है उसका रिजल्ट आपको भोगना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है ना। अब अगले सीरीज में हम ये बात करेंगे पंचम का लॉर्ड अगर बाकी घरों में बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा। लेकिन मोटा मोटी आप समझ के चलिए कि 5th हाउस लॉर्ड, 5th हाउस और 5th हाउस लॉर्ड आपकी कुंडली में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस जन्म में कम मेहनत करके भी अगर आपको बहुत कुछ मिल रहा है तो वो या तो 5th लॉर्ड यानी 5th हाउस की वजह से है, या तो 9th हाउस आपका भाग्य की वजह से है। तो भाग्य भी तभी अच्छा होगा जो आपने कर्म अच्छे किए होंगे। कर्म खराब होगा तो आपका भाग्य का लॉर्ड कैसे अच्छा हो सकता है, सोचिए। कि कर्म भाग्य जो कर्म से रिलेटेड है ना, इस जन्म में अगर आपको अच्छा भाग्य मिला है तो डेफिनेटली वो आपके अच्छे कर्मों की वजह से मिला है। तो अगर 9th हाउस अच्छा है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 5th हाउस का भी सपोर्ट आपको उस समय मिल रहा होगा। मान लीजिए 5th के लॉर्ड की दशा चल गई वो अच्छे है, 9th के लॉर्ड की दशा चल गई, या 9th के लॉर्ड की महादशा चल गई, या 5th के लॉर्ड की अंतर्दशा है और दोनों अच्छे प्लेस्ड है, तो इस समय आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं आपको उस पर रिस्पॉन्ड